अगला पॉइंट है योग आव्यूह के योग के गुणधर्म। तो आव्यूह में आप देखिए, आव्यूहों में क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, योज तत्समक, योज प्रतिलोम, निरसन नियम का पालन होता है। इसमें हमने बहुत विस्तार में नहीं बताया है। जैसे क्रम विनिमय नियम है, यदि कोई आव्यूह ए और कोई आव्यूह बी दिया गया है, यदि हम ए प्लस बी निकालें और बी प्लस ए निकालें तो दोनों का मान इक्वल आएगा, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। इसी तरह से सहचर नियम, योज तत्समक, योज प्रतिलोम, निरसन नियम का आव्यूहों में योग में पालन होता है। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए, आव्यूहों का अंतर। जैसे आप आव्यूहों का योग करते हैं उसी तरह से आव्यूहों का आपको अंतर करना है। दो आव्यूहों को घटाना है। ये दो आव्यूह तभी घट सकते हैं जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान होंगे, और जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान होंगे तो उनके संगत अवयवों को संगत अवयवों से हम घटा देते हैं, तो हमको दो आव्यूहों का अंतर मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने एग्जाम्पल दिया है, एक आव्यूह ए दिया गया है 3, 5, 8, 6, आव्यूह बी दिया गया 1, 4, 2, 3। हमको ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर 3 में से -1 हम किए, 2 आ गया। 5 में से 4 माइनस किए, 1 आया। 8 में से 2 माइनस किए, 6 आया। और 6 में से 3 माइनस किए, 3 आया। तो इस तरह से हम दो आव्यूहों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को हम घटा सकते हैं। केवल इतना होना चाहिए कि दोनों आव्यूहों के क्रम समान होने चाहिए। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए, आव्यूह का अदिश से गुणन या अदिश गुणन। यानी किसी अचर राशि से किसी आव्यूह में यदि गुणा करना है तो उस अचर राशि का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने माना है कि k एक अदिश राशि है और a एक आव्यूह है। तो आपको ka जब आप ज्ञात करेंगे तो वह एक अदिश गुणन होता है। और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने माना 2, 3, 5, 7। अब आपको देखिए यहाँ 4a फाइंड करना है। यहाँ देखिए हमने k के स्थान पर 4 ले लिया। देखिए k के स्थान में यहाँ 4 लिया है। तो 4a अगर हमको फाइंड करना, ज्ञात करना है, तो देखिए 4 इंटू ए आव्यूह, फिर देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन, 4 का गुणा आव्यूह के सभी अवयवों में होगा। तो देखिए 4 इंटू 2 8 मिला, 4 इंटू 3 12 मिला, 4 इंटू 5 20 मिला, 4 इंटू 7 28 मिला। तो इस तरह से हम किसी अदिश का गुणा आव्यूह से करते हैं। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए, आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणा हमको करना है। तो देखिए दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है, दूसरा आव्यूह बी है। ए और बी का हमको गुणा करना है, गुणनफल यानी ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी हम ए और बी का गुणनफल ए बी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर गुणनफल करते समय हम रो बाई कॉलम गुणा करते हैं, और रो बाई कॉलम गुणा करने के बाद रो के स्थान पर हम उस अवयव को रखते जाते हैं। तो इस तरह से हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं। आपको आगे एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, बताया जाएगा
कि कैसे हम रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। हाँ, इतना आपको ध्यान जरूर देना है कि प्रथम आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी प्रथम आव्यूह और द्वितीय आव्यूह का गुणनफल संभव होगा। तो इस तरह से अब आप आ जाइए अगले पॉइंट पर। आव्यूहों के गुणन का गुणधर्म क्या होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको आव्यूहों के गुणन का गुणधर्म, इसमें गुणन में आव्यूहों में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा, निरसन नियम का पालन नहीं होता है, साहचर्य नियम वितरण नियम का पालन होता है। साहचर्य नियम और वितरण नियम का पालन होता है। यदि आव्यूह ए का क्रम यम गुणे n है तो आई यम गुणे n इज इक्वल टू ए, आई यम इंटू ए इज इक्वल टू ए, जबकि आई यम गुणे यम क्रम का इकाई आव्यूह है। अगला देखिए गुणधर्म क्या है। यदि ए एक यम गुणे यम क्रम का आव्यूह है तथा ओ एक शून्य आव्यूह है तो ए यम गुणे n इंटू ओ यन गुणे पी इज इक्वल टू ओ यम गुणे पी प्राप्त, यानी जीरो यम गुणे पी प्राप्त होगा। अगला गुणधर्म है दो आव्यूह ए और बी के लिए इस प्रकार की स्थितियां संभव हैं। यदि ए जीरो है बी जीरो नहीं है तो परंतु ए बी जीरो है और बी इंटू ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगला गुणधर्म है यदि ए जीरो नहीं है बी जीरो नहीं है परंतु ए बी जीरो हो सकता है और बी ए जीरो हो सकता है। अगला गुणधर्म है वर्ग आव्यूह के लिए घन पूर्णांकी घातांक, माना ए एक वर्ग आव्यूह है तो ये गुणधर्म ए डैश इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन इंटू ए की पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn। इस तरह से जो है ये जो हमारा गुणधर्म है ये आव्यूहों में इन गुणधर्मों का प्रयोग होता है। अब अगले पॉइंट पर आप आ जाइए, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि जब हम किसी भी आव्यूह के पंक्तियों के अवयव को स्तंभ में और स्तंभों के अवयव को पंक्ति में लिख देते हैं, इस प्रकार जो प्राप्त आव्यूह होता है वो परिवर्त आव्यूह होता है। यहाँ पर देखिए हम मान लिए कि माना कोई आव्यूह ए दिया गया है और ये भी आप जान लीजिए परिवर्त आव्यूह का मतलब ये है, इसको हम कैसे निरूपित करते हैं। यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश होता है या ए टी होता है, इस तरह से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने माना एक एग्जाम्पल लिया, एक आव्यूह ए है, आव्यूह ए के ये देखिए आए हो 1 2 5 4 6 8 3 7 6 हैं। तो हमको ए का परिवर्त आव्यूह निकालना है। ए का परिवर्त आव्यूह का निरूपण होता है ए डैश या ए टी। ये होगा देखिए यहाँ हमने पंक्ति लिखा गया है 1 2 5, इस पंक्ति को देखिए हमने स्तंभ में लिख दिया 1 2 5। दूसरी पंक्ति है 4 6 8, देखिए हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया 4 6 8। तीसरी पंक्ति है 3 7 6, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया तीसरे स्तंभ में 3 7 6। यानी हम पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में जब हम लिख देते हैं तो इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होता है वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त होता है। तो अब इसमें देखिए परिवर्त आव्यूह के लिए ये कहा जा सकता है कि आव्यूह ए का आई जेवा पद
ए बराबर होगा, इस तरह से ये भी कहा जा सकता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अवयव ए का आई जेवा अवयव अवयव ए डैश का आई जे आईवा अवयव होगा। दूसरा पॉइंट है अवयव ए का क्रम m गुणे n है तो ए डैश का क्रम n गुणे m होगा, क्रम भी परिवर्तित हो जाएगा। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए, परिवर्त अवयव के गुणधर्म। परिवर्त अवयव के गुण क्या हैं? पहला गुण है ए डबल डैश इज इक्वल टू ए होता है, ए डबल डैश इज इक्वल टू ए होता है। यानी कहने का मतलब ए का परिवर्त अवयव निकालेंगे, फिर पुनः ए का परिवर्त अवयव निकाल देंगे तो हमको मूल अवयव ए मिल जाएगा। दूसरा गुण है यदि दो अवयव ए और बी के क्रम समान हैं तो ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा गुणधर्म है यदि के एक अदिश तथा ए एक अवयव है तो के ए होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश होता है। चौथा गुणधर्म है दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन अवयव के परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम मान लेते हैं ए और बी क्रमशः m गुणे n और n गुणे p क्रम के दो अवयव हैं तो ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए, सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है इसके बारे में आप देखिए। कोई यदि एक वर्ग अवयव, सममित अवयव तभी कहलाता है जब मान लीजिए कोई एक वर्ग अवयव ए है तो वह सममित अवयव तब कहलाएगा जब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। ए डैश की वैल्यू आप निकालेंगे वो ए के इक्वल होगा तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ए एक अवयव दिया गया है, अब हम ए डैश निकाल लिए। ए डैश का मतलब पंक्ति को हमने स्तंभ में बदल दिया और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया तो हमको देखिए यही अवयव मिल गया। 2 1 -5 सेम वही अवयव मिला। देखिए यानी कहने का मतलब ये ए की वैल्यू है, यानी ए डैश भी ए के इक्वल है। तो जब ए डैश ए के इक्वल हो गया तो हमें कहेंगे ये दिया गया अवयव सममित अवयव है। सममित अवयव के लिए आप पे लिख सकते हैं आई का आई जेवा अवयव ये बराबर होगा ए का जे आईवा अवयव। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आप अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगला पॉइंट आपका है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव आपका अगला पॉइंट है, विषम सममित अवयव। अब आप देखिए इसमें विषम सममित अवयव में विषम सममित अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव तभी कह सकते हैं जब ए डैश इज इक्वल टू -a होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल एक लिया है, ए की वैल्यू दिया है और इस तरह से हम ए डैश निकाल लिए। ए डैश हमारा ए मिल गया। ए डैश निकालने के लिए पहले भी हमने आपको बताया है परिवर्त अवयव के लिए। परिवर्त अवयव के लिए हम पंक्तियों को स्तंभ में लिखते हैं और स्तंभ को पंक्तियों में लिखते हैं तो हमको परिवर्त अवयव मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक अवयव ये दिया है, हम इस अवयव का परिवर्त अवयव ए डैश ज्ञात किए, ए डैश हमको मिल गया। अब इसमें देखिए हम माइनस कॉमन ले लिए। जब हम माइनस कॉमन लिए तो ये अवयव आपका हो गया ए।
यानी माइनस ए, हमको मिल गया ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो हम कहेंगे कि वह एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए इसमें प्रमेय दिया गया है विषम सममित आव्यूह में। पहली प्रमेय दी गई है विषम सममित के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये गुण है विषम सममित आव्यूह का कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है, देखिए ये 0 0 0। ठीक। दूसरी प्रमेय क्या है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीयतः व्यक्त किया जा सकता है। इसमें देखिए हम मान लेते हैं, माना एक वर्ग आव्यूह है तो हम इसको व्यक्त कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं कि देखिए हमने मान लिया कि P इज इक्वल टू है 1/2 ए प्लस ए डैश, Q इज इक्वल टू है 1/2 ए माइनस ए डैश, हमने मान लिया। अब देखिए P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। अब हम P डैश यहाँ ज्ञात करते हैं तो देखिए P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का होल डैश, अरे हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का होल डैश, और फिर ये आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डबल डैश। इस गुणधर्म को आपको हमने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ए डबल डैश इज इक्वल टू ए होता है तो हो गया 1/2 ए डैश प्लस ए। तो इस तरह से P इज इक्वल टू हमारा प्रूव हो गया, P डैश इज इक्वल टू प्रूव हो गया P के। अब आप अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू P हो गया, ये आपके समझ में आया होगा। अब देखिए अब फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि P डैश इज इक्वल टू P आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह एक सममित आव्यूह है, क्योंकि P डैश इज इक्वल टू P हमारा मिल गया। अब देखिए Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश हमने यहाँ माना है। अब देखिए Q डैश हम निकालते हैं, Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश होल डैश, हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू 1/2 ए डैश माइनस ए डबल डैश, ए डैश का डबल डैश। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 1/2 ए डैश माइनस ए। अब इसमें देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश, और ये वैल्यू हो गई माइनस Q की। यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। तो हम कह सकते हैं Q एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q आया। अब आप अगले पॉइंट पर चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पर, अद्वितीयता। अद्वितीयता इसमें देखिए हमने मान लिया, माना R एक सममित आव्यूह है तथा यश एक विषम सममित आव्यूह है, अर्थात R डैश इज इक्वल टू R और यश डैश इज इक्वल टू माइनस यश। चूँकि R एक सममित है तो R डैश इक्वल टू R होगा, यश एक विषम सममित है तो यश डैश इज इक्वल टू माइनस यश होगा। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि यदि संभव है तो ए इज इक्वल टू आर प्लस यस, ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस यस होल डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर डैश प्लस यस डैश। तो इस तरह से ए इज इक्वल टू आर प्लस यस, ये हमने पहला संबंध मान लिया। अब यहाँ पर देखिए ए डैश इज इक्वल टू आर डैश माइनस, देखिए यहाँ यस डैश के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस यस। देखिए यहाँ है यस डैश इज इक्वल टू माइनस यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू
आर माइनस एस, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंध 1 और 2 से जब संबंध 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 2r, या r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश। इसी तरह से संबंध 1 और 2 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 2s, या s इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो देखिए, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के माध्यम से हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो देखिए, व्युत्क्रम आव्यूह के लिए हमको क्या करना है, यदि कोई आव्यूह a है तथा i कोई इकाई आव्यूह है तो a इज इक्वल टू होता i इंटू ए। पंक्ति रूपांतरण द्वारा बाएं पक्ष में a को इकाई आव्यूह में लेते हैं और इकाई आव्यूह में लेने के पश्चात यह संक्रिया इकाई आव्यूह करते, सबसे पहले हम बाएं पक्ष को इकाई आव्यूह बनाते हैं और इकाई आव्यूह बनाने पर दाहिने पक्ष में i आव्यूह के स्थान पर जो आव्यूह प्राप्त होता है वही आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह A इन्वर्स कहलाता है। तो ये फिलहाल आप क्वेश्चन जब करेंगे उसमें आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। और व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है, यदि कोई आव्यूह A दिया है उसका व्युत्क्रम आव्यूह हमको ज्ञात करना है तो A इन्वर्स इज इक्वल टू होता एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपको आगे बताया